नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रही हूं। चीन से जारी सीमा विवाद पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है। सिंह ने दावा किया है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प के पहले चीनी टेंट में आग लग गई थी। वीके सिंह ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि समझौते के बाद भारतीय सेना ने चाइनीज सैनिकों से उनका टेंट हटाने को कहा। इस दौरान रहस्यमयी तरीके से चीनी टेंट में आग लग गई, जिसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई और इसमें भारतीय सैनिक चीनियों पर भारी पड़े। गलवान घाटी में हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प थी, उसके बाद ये खुलासा वीके सिंह ने किया है। पहली बार इस तरह का खुलासा हुआ है कि चीनी टेंट में आग लग गई थी रहस्यमयी तरीके से, जिसकी वजह से झड़प हुई। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित कुमार, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहती हूं। वीके सिंह ने पहली बार ये बात बोली है और बड़ा खुलासा है। कुछ दिन पहले भी हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत में उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया था। ये रह रहकर एक साथ जानकारी क्यों नहीं दे देते? धीरे धीरे क्यों जानकारियां आ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है जैसे जैसे जानकारी है, जिस तरह से चीज़ों को सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है और इसलिए जो भी जानकारी आएंगी वो छन छन की आएंगी और जैसे ज़रूरत होगी उस तरह से। क्योंकि अगर आप देखिए तो चाइना की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। वो यहाँ तक भी मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर कितने लोग उनके शहीद हुए या उनके जो सैनिक है मारे गए। लेकिन ये अपने आप में जब जनरल वीके सिंह ने ये बात, क्योंकि ये बात को लेकर जो टेंट में क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उस वक्त जो झड़प हुई है उसकी असली वजह यही कि भारतीय सेना और कमांडिंग ऑफिसर ने टेंट हटाने को कहा और उसमें टेंट में फिर आग लग गई। शुरुआत में ये खबर आई थी कि भारतीय सेना के जवानों ने उन टेंट में आग लगा दी थी और इसके बाद झड़प हुआ। लेकिन ये अपने आप में बड़ा खुलासा है कि किस तरह से आग लगी, कैसे लगी। लेकिन ये आग लगने के बाद ये इसके बात हुई। अगर जनरल वीके सिंह ये कह रहे हैं कि आग कैसे लगी, इसका मतलब साफ है कि भारतीय सैनिकों ने वो आग नहीं लगाई थी, क्योंकि जनरल वीके सिंह पुराने आर्मी चीफ रहे हैं, उनके पास वो सारी जानकारी आज भी है जो वहां पर हुई है। तो ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि वहां पर आग अपने आप लगी और क्या केमिकल, क्योंकि निश्चित तौर पर कई तरह के केमिकल से लेकर बहुत सारी चीजें वो अपने पास रखते हैं, टेंट में चाइनीज सेना ने रखा है। तो अब ये एक बड़ा खुलासा मुझे लगता है कि जो एक बात आ रही थी बार बार कि भारतीय सेना ने आग लगाई, लेकिन ये इन्होंने साफ कर दिया कि आग भारतीय सेना ने नहीं लगाई थी। उस वक्त आग उनके अपने टेंट में अपने आप लगी है। कैसे लगी है, बेहतर है कि चाइना को इस बात के बारे में बताना चाहिए। चाइना की जो
कैंप थे उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें थी, या यूं कहें कि किसी अपने आप आग लगी, लेकिन ये आग वहां पे अपने आप लगी, जिसके बाद ये सारी चीजें वहां पर हुआ और ये इतना बड़ा झड़प हुई जिसमें कई लोग शहीद बिल्कुल हुए। हमारे जवान जिन्होंने गोली तक नहीं चलाई वो आग भी नहीं लगाएंगे अमित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम ऐसी हरकत वैसे करते भी नहीं है पहले। मुझे लगता है ये बात हम समझ सकते हैं रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब से। टिक्कू साहब, क्या समझ पा रहे हैं आप, उस टेंट में ऐसी क्या चीजें रखी हो सकती हैं जिससे कि अपने आप आग लगे, क्योंकि वो कह रहे हैं रहस्यमय तरीके से आग लग गई। देखिए, कोई रहस्य, इसमें कोई रहस्य नहीं है। पहली तो आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में खुद ही बताया कि जो फौज अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी और अपने 20 जवान उनके बलिदान देंगे और तब भी एक भी गोली फायर नहीं करेंगे तो वो किसी के टेंट में आग क्या लगाएंगे। तो अगर उन्होंने आग लगानी थी तो फिर वो अपना फायर आर्मी इस्तेमाल करते, तो उससे तो काफी सारी कैजुअलिटीज हो जाती चाइना की। अब ऐसा है कि जो जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर टेंट वगैरह लगाए थे और जिस प्रकार से वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो काफी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काफी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है। खासकर पहाड़ों के अंदर आपको छोटा बंकर बनाने के लिए भी ड्रिल करना पड़ता है रॉक्स के अंदर, बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर, ताकि आपको 5-6 फुट हमवार जगह मिले जिसके ऊपर आप एक बंकर या एक शेल्टर बना सके या एक ट्रंच बना सके। तो आपने छोटे मोटे चीज़ों के लिए भी वहाँ पर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होता है। और ये वॉर लाइक एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ये हर रोड कंस्ट्रक्शन पार्टी, जो बंकर कंस्ट्रक्शन पार्टी है, थोड़ा लेवल पहाड़ों को करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये लेकिन ये बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, इसमें आग एकदम से लग जाती है। तो जाहिर है कि क्योंकि चाइनीज वहां कंस्ट्रक्शन का काफी काम कर रहे थे और आपने खुद ही देखा, आपने पिक्चर्स देखी हैं कि उनके काफी सारे हेवी इक्विपमेंट वहां से आ रहा था और पहाड़ों में वो जा नहीं सकते जब तक वो थोड़ा ट्रैक या रोड नहीं बना सकेंगे। तो हो सकता है कि उनका रोड कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लोसिव था या साथ में एमुनिशन भी था, ये तो हम नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली रॉक्स को ड्रिल करने के लिए, उनको हमवार जगह बनाने के एक्सप्लोसिव होता है, हर जगह पर होता है ये कंस्ट्रक्शन के लिए, और शायद उसी में आग लगी होगी। और ये भारत ने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, नहीं तो वो अपना फायर आर्म क्यों नहीं इस्तेमाल करते। बिल्कुल, चीन की तो आदत ही है ना, हर चीज मर देती है भारत के ऊपर, और अगर उसकी टेंट में अपने आप आग लग गई, इसकी जांच किए बगैर कि आखिर वो आग कैसे लगी, क्या ऐसी चीज थी वहां पर, जैसे कि अभी टिक्कू साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सीधा मरना है उसको भारत पर। और वीके सिंह ने साफ कर दिया है कि रहस्यमयी तरीके से आग लगी थी और इसी की वजह से गलवान घाटी में झड़प हुई थी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में। तो टिक्कू साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच में बता दूं कि सरहद पर तनाव के बीच भारत जापान की दोस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर चीन तनाव में है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत और जापान की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया। इस एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के दो युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच नेवी का युद्धाभ्यास अब रूटीन है, लेकिन इस वक्त ये खास इसलिए है कि ये ठीक ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और भारत की शक्ति चीन को देखने को इस वक्त मिल रही है। और अनलॉक 2 के लिए आज गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। गृह मंत्रालय अनलॉक 2 के नियम जारी कर सकता है। बता दें कि 30 जून को खत्म हो रहा है अनलॉक 1 और अनलॉक 2 आखिर कैसा होगा, इसको लेकर गाइडलाइंस आज ही जारी हो सकती हैं। गौर से सुनिएगा, न्यूज़ 24 देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से आखिर अनलॉक 2 में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किन हिदायतों के साथ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। वैसे तो लगातार चाहे कितने भी अनलॉक हो रहे हैं, आपने सुना ही था मन की बात में प्रधानमंत्री को भी, उन्होंने भी ये बात की अपील की थी कि अभी भी आपको और ज्यादा सतर्कता बरतनी है। और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये अनलॉक 2 किस तरह का होगा?
देखिए, मुझे लगता है अनलॉक अगर 1 को आप देखें और अनलॉक 1 का गाइडलाइन अगर आपने देखा हो तो अगर ध्यान हो तो मुझे लगता है अनलॉक 2 की तस्वीर उसमें थोड़ी झलक रही है, क्योंकि उसमें 3 फेज में बांटा गया था चीजें। जो पहला फेज था जिसमें कहा गया था कि 8 जून से जो रिलीजियस प्लेस को खोला जाएगा, रेस्टोरेंट खोला जाएगा, जो शॉपिंग मॉल्स है उन्हें खोला जाएगा, बाजार खोलने की बात हुई थी। लेकिन फेज 2 के बारे में ये कहा गया था कि फेज 2 में जुलाई के महीने में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इन सब के बारे में फेज 2 में चर्चा होगी। जुलाई के महीने में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के बाद ये तय किया जाएगा कि उन्हें खोलना है कि नहीं खोलना है। और फेज 3 उसी में जो गाइडलाइन अनलॉक 1 का जो गाइडलाइन उसमें कहा गया था कि फेज 3 जो होगा जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगे, इसके अलावा मेट्रो रेल की बात थी, जिम चलेगा, स्विमिंग पूल से लेकर तमाम जो एक्टिविटीज, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है या रिलीजियस, बड़े रिलीजियस कार्यक्रम है, उन सब पर फैसला फेज 3 में किया जाएगा। तो मुझे लगता है फेज 2 का जो मामला है यहाँ पर उस पर ध्यान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या क्योंकि सेशन की बात हो रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं, रेस्टोरेंट के अलावा बार और जिम वगैरह है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनको मुझे लगता है कि हो सकता है कि वहां स्टेप बाय स्टेप कुछ खोलने की बात हो। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को ये तय करना है कि अपने इलाके में स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अमित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। मुंबई में इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक दुबे। दीपक, जहां पर अनलॉक 2 की बात हो रही है देश भर में, वहीं महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको लॉक किया जा रहा है। ये अनलॉक 2 और लॉक, इन दोनों का बैलेंस महाराष्ट्र कैसे करने की सोच रहा है? जी, महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि उद्योग नगरी है, ऐसे में यहाँ पर जहाँ तमाम जो ऑफिसेज हैं या फिर कंपनीज हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं और इसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा है वो राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो शायद यही वजह है कि अब जो सरकार है वो नई प्रणाली के तहत, नए नियम के तहत यहाँ पर कई चीज़ों में सहूलियत दे सकती है जो अति आवश्यक सेवाएं हैं। खासतौर पर अगर मुंबई और पुणे की बात की जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर लोग आने अब शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आज सामना में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि 8 लाख जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र में वापस आ चुके हैं। मुंबई की बात की जाए या पुणे की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख। ऐसे में जो एसटी बसों की संख्या है जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर जिम की बात की जाए तो जिम के मालिकों के द्वारा लगातार सरकार से मांग उठती रही है कि जिम को खोला जाए। सैलून कल ही खोला जा चुका है। तो ऐसे में तैयारियां 17 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज़्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और ये कहा था कि अपने अपने राज्यों में तैयारियां शुरू करें, खासतौर पर जहां पर रेड जोन है वहां पर तो कुछ नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, दोनों को बैलेंस करके चलना। कहीं पर लॉकडाउन, जैसे आपने देखा 32 जगहों पर लॉकडाउन होने वाला है और अनलॉक 2 देश भर में होने वाला है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गई है। दिल्ली से लेकर बंगलुरु तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोला, तो बंगलुरु में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगह पर दिल्ली और बंगलुरु कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 23वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल देखिए अभी तक 23 दिन के अंदर 9 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है, वहीं डीजल 11 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 23 दिन का ये है हिसाब जिसे विरोध प्रदर्शन के रूप में मांग रहे हैं विपक्ष के नेता। कौन लड़ेगा लड़ाई? प्रदर्शन कर रहा है पेट्रोल और डीजल। और वहीं पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें पटना से, जहां पर देखिए साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगलुरु में भी इसी तरह से साइकिल चलाकर किया गया। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी आपको एक पालकी जैसी दिखाई दे रही है, साथ ही साइकिल पर सवार हैं और हाथ में प्लकार्ड्स लिए हुए हैं। नारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ हैं। इसी तरह से पेट्रोल डीजल की जब बढ़ती कीमतें होती थी कांग्रेस की सरकार में, तब विपक्ष की भी ऐसी तस्वीरें दिखती थी। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही है सड़क पर उतर के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।